सो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन चूज किया है और क्वेश्चन का नाम है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये आपके एग्जाम में भी आता है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम क्या है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखो, जब भी कभी आप किसी आंसर को मेमोराइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें, उस आंसर के जो पॉइंट्स हैं, जैसे बेसिकली हम पॉइंट्स ही मेमोराइज करना चाहते हैं, तो क्या क्या करो, सबसे पहले उन पॉइंट्स को एक बार रीड कर लो। राइट, पॉइंट्स को रीड करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। जैसे सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्या लिखा है सबसे पहला? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो जो भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये आपको प्रॉपरली दिखाई दे। नंबर 1 में क्या लिखा है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2 में क्या लिखा है? क्लियरिफाइंग प्लानिंग प्रेमाइसिस। ध्यान से सुनना, पहला क्या लिखा है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा लिखा क्लियरिफाइंग प्लानिंग प्रेमाइसिस। नंबर 3 कलेक्शन एंड, ध्यान से सुनना, नंबर 3 में क्या है? कलेक्शंस एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 4 प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। नंबर 4 में क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। एंड द लास्ट वन, आई मीन नेक्स्ट वन, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्या है? इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इन पांचों पॉइंट्स को एक बार अच्छे से रीड कर लो। क्या लिखा है नंबर 1 में? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2 में क्या लिखा? क्लियरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। नंबर 3 में लिखा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद नंबर 4 में लिखा प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लानिंग यानी प्लान। नंबर 5 है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। नंबर 6 है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। नंबर 6 में क्या है? सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। नंबर 7 में है फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। नंबर 4 में क्या है? सॉरी, नंबर 7 में क्या है? फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। एंड द नेक्स्ट वन इवैल्यूएशन ऑफ प्लान, यानी ये पूरी तरह से इवैल्यूएशन हो गया। राइट, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 8 पॉइंट्स हो गए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। और स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुना और उसको रिलेट करना। स्टोरी ये है कि जैसे इमेजिन करते हैं कि हमारा समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। राइट, इमेजिन करो कि तुम्हारा क्या है? समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, समर वेकेशन स्टार्ट हो गया और तुम्हारे ग्रुप में 10-15 फ्रेंड्स हैं, या 10 नहीं तो चलो 5 ही फ्रेंड मान लेते हैं, 5 से 6 फ्रेंड है। अब 5 से 6 फ्रेंड जब मिले, ठीक है, एक साथ मिले, तो इन लोगों ने कुछ डिसाइड क्या किया? ध्यान से सुनना। जब सारे फ्रेंड्स साथ में मिले तो सबने ये सोचा कि चलो कहीं घूमने जाना है। यानी ये दिमाग में आया कि भाई मिले हैं तो चलो कुछ करते हैं और हम सब कहीं घूमने चलते हैं। क्लियर है? मैंने क्या कहा कि फ्रेंड ने डिसाइड किया कि कहीं चलो हम लोग घूमने चलते हैं। अब ये सिचुएशन था कि घूमने तो जाना है लेकिन कहाँ जाए, कैसे जाए, मतलब किसके साथ जाए, या कि कैसे, जो भी है, मतलब स्टार्टिंग में प्लानिंग करना होता है ना, सोचना पड़ता है ना भाई कहाँ जाना है। तो कहाँ जाना है, तो उसके लिए तुमने सबसे पहले क्या किया? एक सिचुएशन समझा कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मी का, यानी समर वेकेशन है। तो समर वेकेशन में कौन सी प्लेस ज्यादा बेटर होगी। राइट, घर वाले अलाउ करेंगे नहीं, कितने दिन के लिए अलाउ करेंगे, ये सारी कलेक्शन पहले स्टार्ट किया। मैंने क्या कहा कि सारे फ्रेंड्स मिले, सबने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं कहीं वेकेशन पे। कहाँ चलते हैं? समर वेकेशन पे चलते हैं, मतलब जो हमारा समर वेकेशन, घूमने चलते हैं। अब घूमने तो जाना है, ठीक है, लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी फैमिलीज होती है। प्रॉब्लम मतलब कि भाई उनसे भी परमिशन लेना पड़ेगा ना। और दूसरा ये कौन सा सिचुएशन में तुम लोग बाहर जा रहे हो ये भी देखना पड़ेगा। यानी कि तुमने सबसे पहले ये देखा कि भाई घर वाले अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे और हम कितने दिन के लिए जा सकते हैं। क्लियर है? 2 पॉइंट मैंने बोला कि समर वेकेशन है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। ध्यान से सुनना कि कहीं घूमने जा रहे हो, ये तुम्हारा क्या हो गया है? ऑब्जेक्टिव हो गया है। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ये है कि तुमने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि तुम्हारे घर वाले अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। अभी वेकेशन कैसा चल रहा है, मतलब जो समर वेकेशन, जहाँ जो जो प्लान, जहाँ जाना है, दूर जाना है, वहां पे क्या सिचुएशन होगा। तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस का मतलब वो बेस होता है जिसके बेस पर आगे की प्लानिंग बनेगी। बात समझ में आया? तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हम समर वेकेशन में घूमने जाना है हम लोगों को, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब घूमने जाना है तो सारी चीजें और देखनी पड़ेगी ना कि घर वाले अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। राइट, वो सारी चीजें भी देखनी है, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसको हम क्या नाम देंगे? प्रीमाइसिस नाम देंगे। फिर नंबर 3 है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब क्या है भाई, प्लेस विलेस की अगर जैसे बात हो गई है या घर वालों से परमिशन मिल गया है, तो सभी फ्रेंड क्या करेंगे? बाकी की प्लानिंग के लिए प्लेस एंड अदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। मतलब ये है, जब घर वालों से परमिशन मिल गया है तो हम मिलेंगे और सोचेंगे कि कहाँ चलना है, कैसे चलना है और वहां पे क्या होगा। राइट, अदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन कलेक्शन। राइट, नंबर 3 क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ कलेक्शन। क्लियर है? तो जो मेन वर्ड है वही याद रखो, इंफॉर्मेशन।
ओके जब इंफॉर्मेशन तुमने किसी प्लेस का लेकर आए, अब होगा क्या, जितने फ्रेंड होते हैं उतना सजेशंस आएगा, तो सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग सजेशंस देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉमन सी बात है, जितने फ्रेंड होंगे उतने सजेशंस होंगे, भाई यहाँ चलते हैं, कोई बोलेगा उज्जैन चलते हैं, कोई बोलेगा सापुतारा घूमने चलते हैं, कोई बोलेगा कि चलो डुमस ही घूम के आ जाते हैं, कोई बोलेगा चलो सवाली घूम, मतलब सब अपने अपने अकॉर्डिंग प्लान आपको बताने पता कि आपको सजेशंस देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, जब आपके पास सारे प्लान्स आ जाएंगे, ठीक है, मान लो 5 फ्रेंड हैं और 5 के 5 ने अलग अलग आइडिया दिया हुआ है, राइट, जब 5 के 5 ने अलग अलग आइडिया दिया हुआ है, तो हम सबको ऐसा तो है नहीं किसी आइडिया को नकार देंगे सीधा, तो उसको बुरा लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास आइडियाज आए हैं, हम सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे, राइट, क्या करेंगे, सबको चेक करेंगे, और ये देखेंगे कि कौन सा सबसे बेटर प्लान है, मतलब कौन सी जगह घूमने जाना इस टाइम पे हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल होगा, तो वो हो गया है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। क्लियर है, वो क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स हो जाएगा। ओके, अब इतना हो गया है, अब अगला क्या काम होगा कि जब इन 5 में से, मतलब जो भी तुम्हारे पास 5 प्लान थे, इवैल्यूएशन किए, तो फिर क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, तो उसमें से कोई एक प्लान जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लो सिलेक्ट हो गया कि भाई हम सब छुट्टियों में चलेंगे उज्जैन घूमने के लिए, कहाँ चलेंगे घूमने के लिए, उज्जैन। अब जब उज्जैन घूमने जाओगे, ये बात तो कंफर्म हो गई, पर उज्जैन जाने का, वहां कहाँ रहना है, क्या क्या घूमना होगा, वो पहले से तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, या नहीं डिसाइड करना पड़ेगा, एटलीस्ट सोचोगे तो सही ना। इतना दूर जा रहे हो घूमने के लिए उज्जैन, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जाके सीधा उज्जैन ही घूम लोगे, अरे उज्जैन छोटी जगह नहीं, बहुत बड़ी जगह है ना, तो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगह जा सकते हैं इतने टाइम में, कौन कौन सी जगह नहीं जा सकते हैं, राइट, एक्सपेंसेस कितना होगा, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट को आप चेक करोगे, राइट राइट, या अलग अलग छोटे छोटे प्लान बनाओगे, तो पहले जाएंगे तो स्टेशन स्टेशन से उज्जैन उतरेंगे, वहां से फिर घूमने, पहले ये मंदिर जाएंगे फिर वो मंदिर जाएंगे, अलग अलग प्लान बनेगा ना, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको बोलेंगे ई वैल्यूएशन। देखो, फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, यानी कि जो मेन टारगेट है तुम्हारा उज्जैन घूमने का, वो तो होगा ही, पर उज्जैन घूमने का टारगेट कंप्लीट कैसे होगा वो तुम्हें डिसाइड करके बताएंगे छोटे छोटे प्लान्स, राइट। जब सारी बातें कंफर्म हो जाती है कि ये है, तो फिर कोशिश करोगे कोई एक ऐसा बंदे को ढूंढो जिसको इस प्लेस के बारे में बढ़िया से नॉलेज हो, या इस प्लेस पे ऑलरेडी घूम चुका, नॉर्मल सी बात है कि ऑलरेडी जा चुका हो, तो तुम जाके उससे पूछोगे कि भैया अगर यहाँ घूमने जाना है, या यहाँ हमने ये प्लान बनाया, देखो हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ पे जाना चाहते हैं और यहाँ यहाँ घूमना चाहते हैं, ऐसे आपने बता दिया, तो वो आपको पूरे प्लान को इवेल्युएट करके बताएगा कि तुम लोगों का प्लान जो है वो सही है या नहीं है, या प्रॉपर तरीके से घूम पाओगे या नहीं घूम पाओगे, या इतने टाइम में तुम्हारा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो मैंने क्या किया, तुम लोग को उज्जैन घुमा दिया है। अब मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुना, सारी स्टोरी को एक बार वापस रिवाइज करते हैं और पॉइंट्स अपने आप दिमाग में आते जाएगा। सबसे पहले क्या किया, तुम लोगों ने घूमने का प्लान बनाया, समर वेकेशन स्टार्ट हो गया, तो घूमने का प्लान बनाया, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स बन जाएगा, लेकिन हम सबको पता है कि बिना फैमिली वालों से डिस्कस किए आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रीमाइसिस, यानी जिसके बेस पर आगे का प्लान बनेगा, जो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है, राइट। अब उसके बाद क्या है, जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी मिलेंगे और डिसाइड करेंगे भाई कौन कौन से प्लेसेस पे जाना है, राइट, प्लेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन की वो लोग अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन लेकर आए, तो सेकंड थर्ड पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, इन्फॉर्मेशन। अब क्या होगा कि देखो, कुछ जिस फ्रेंड को तुमने मान लो ये टारगेट दिया था वो अपने हिसाब से लेकर आया, लेकिन जितने दोस्त हैं, जिसने होता है जितने ज्यादा दोस्त होते हैं उतना ज्यादा प्लान बनेगा, उतनी ज्यादा वो लोग तुम्हें चीजें बताएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अलग अलग सजेशंस आ जाएंगे। अब अलग अलग सजेशंस का मतलब अल्टरनेटिव्स हो जाएगा। अब अल्टरनेटिव्स में कौन सा सबसे बेटर है ये भी चेक करना जरूरी। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बोला उज्जैन, किसी ने बोला सापुतारा, दोनों घूम लेंगे, पॉसिबल है नहीं। क्लियर है इतना, तो मैं फिर से इसको रिवाइज करके ध्यान से सुनना। स्टोरीज को जितना आप बेटर उसमें इन्वॉल्व हो पाओगे, उतना आसान होता है तुम्हारे लिए चीजों को लर्न करना। जैसे मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा घूमने चलना है, वो हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब बाकी की जो प्लानिंग करनी है वो सिचुएशन के बेस पर होगा। सिचुएशन क्या है, मतलब तुम्हारे घर वाले मानेंगे या नहीं, तो वो तुम्हारा हो गया प्रीमाइसिस। ध्यान से सुनना, घूमने चलना है ऑब्जेक्टिव, सिचुएशन के बेस पर वो हो गया तुम्हारा प्रीमाइसिस। फिर बाकी के प्लानिंग के लिए प्लेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, राइट, कि कौन सी जगह जाना है, तो तुम्हारा कोई एक फ्रेंड था वो सारी चीजें कलेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब चारों दोस्त साथ में मिले, तो पांचों दोस्त साथ में मिले, तो ये हुआ कि भाई सबने अपने अपने हिसाब से सजेशंस देना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो वो हो गया तुम्हारा अल्टरनेटिव्स। क्या हो गया वो तुम्हारा अल्टरनेटिव्स। लेकिन अब सब जगह घूमने तो जा नहीं सकते, इसलिए तुमने क्या किया, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स किया, मतलब सारे प्लान्स को एक साथ रखे, ये चेक किया कि कौन सा सबसे बेटर प्लान है। क्लियर है, फिर उसके बाद जब 5 की 5 इन्फॉर्मेशन सुन लिए, 5 के 5 प्लेस का सुन लिया, तो तुमने सबसे बेस्ट जो था वो तुमने सेलेक्ट कर लिया। सबसे बेस्ट सिलेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि वो हो जाएगा तुम्हारा उज्जैन का।
राइट। तुमने उज्जैन का सिलेक्ट कर लिया, अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली यहाँ से उड़ोगे और उज्जैन पहुंच जाओगे और जो टारगेट है खत्म करके आ जाओ। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कहाँ से निकलना है, कहाँ पहुंचना है, फिर वहां से सबसे पहली जगह पर कौन सा मतलब सबसे पहला प्लेस कौन सा होगा, यानी जिसको बोलते हैं हमारा बेसिक प्लान के सपोर्ट में एक दूसरा बेसिक प्लान बनाना, यानी छोटा सा अल्टरनेटिव बनाना, राइट। तो यहाँ पे वही हो गया कि फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन सब्सिडरी प्लान, यानी अदर दूसरे दूसरे छोटे प्लान बनाओगे। जब पूरा आपका कहते हैं ना चिट्ठा तैयार हो गया कि यहाँ जाना है और घूमने, मतलब जब हम निकल लेंगे यहाँ से तो कौन कौन से मंदिर जाएगा, महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे, काल भैरव मंदिर जाएंगे, से अलग अलग जगह आपने डिसाइड कर लिया। तो ये सारी चीजें लेकर जाओगे आप किसी ऐसे इंसान के पास जो ऑलरेडी उस जगह पे घूम चुका हो या ऑलरेडी उस जगह के बारे में बढ़िया से जानता हो, राइट। इसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट्स की सलाह लेना। क्या लेना है? हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट। क्लियर है? तो वो हो गया तुम्हारा लास्ट है इवैल्यूएशन ऑफ प्लान, यानी पूरे प्लान का इवैल्यूएट करना। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो इस तरह से आपको आंसर्स को याद करना होता है। अगर आप ये स्टोरी दिमाग में रखते हैं तो आपको आंसर्स पूरा याद करना बहुत आसान है, क्योंकि ये मैंने ही मतलब अपने लिए बनाया था। तो जब मैं सोचा था मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं यही स्टोरी उनको सुनाऊंगा। हालांकि फिर ये वाला सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने का मौका नहीं मिला। रीजन ये था कि मैं जो भी था छोड़ो उसको। मतलब मेन कैसा है कि ये इसी तरह से आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में याद करना होता है। आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। जैसे कभी भी अगर कोई पूछे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो हम लोगों ने क्या बनाया था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में समर वेकेशन वाला। अब देखो अब दूसरी जगह चलते हैं, क्योंकि ये सामने है तो हो सकता है आपका दिमाग चल रहा। अब इस पेज पे आ गया मैं दूसरे पेज पे, अब वापस स्टोरी को सुनाओ। स्टोरी को सुनाओ मतलब अपने आप को एक बार सुनाओ, मैं भी बैठा हूँ मैं भी बोल रहा हूँ। जैसे सबसे पहले घूमने का प्लान बनेगा, घूमने का प्लान के लिए घर वालों की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी प्रीमाइसेस हो गया। फिर जिस फ्रेंड ने बोला था कि घूमने चलना है वो अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, तो वो क्या होगा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। लेकिन दोस्त तो एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो सब अपने हिसाब से सजेशन देने की कोशिश करेंगे, तो वो हो गया अल्टरनेटिव। अब सब जगह तो घूमने जा नहीं सकते, किसी एक जगह जाना पड़ेगा, तो जो सबसे बढ़िया जगह होगा उसको सिलेक्ट कर लिया। यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले उसको इवेल्युएट करके एक बेस्ट सिलेक्ट किया, तो इवेल्यूशन क्या हो गया इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, और एक सिलेक्ट किया तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। अब कंफर्म हो गया भाई उज्जैन घूमने जाना है, तो उज्जैन में अब कहाँ कहाँ जाना है, कैसे शुरुआत करनी है, ये छोटी छोटी बातें डिसाइड होंगी, तो उसको बोलते हैं सब्सिडरी प्लान्स बनाना। अब उसके बाद जब सब कुछ बन गया है फिर भी क्या करोगे, एक सेफ साइड चलने के लिए किसी एक इंसान को पकड़ोगे जो ऑलरेडी उस जगह पे जा चुका हो या ऑलरेडी उस जगह के बारे में अच्छे से जानता हो। हम उसको बोलेंगे इवैल्यूएशन ऑफ प्लान, यानी पूरे प्लान का इवैल्यूएट करवाएंगे इससे, यानी वो हो गया हमारा एक्सपर्ट एडवाइस। बात समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पूरा आंसर, राइट। आई होप कि आपको ये आंसर याद भी हो गया होगा। मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर याद हो गए होंगे। ठीक है, चलो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। एक और एग्जांपल की तरफ लेके चलते हैं आपको, जो एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब ये जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है इसको मैं आपको अपना एक एग्जांपल दे के देता हूँ, मेरे साथ जो सिचुएशन हुआ था। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बार पूरा आंसर रीड कर लेते हैं, यानी पॉइंट्स को, क्योंकि स्टोरी बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि क्या कब कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को देख लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले है वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। क्या है? वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। उसके बाद दूसरा है रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा क्या है? रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड है टेकिंग नेसेसरी टेस्ट। क्या है? टेकिंग नेसेसरी टेस्ट। फिर नेक्स्ट है आपका पर्सनल इंटरव्यू, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू। नंबर 4 है चेकिंग रेफरेंसेस। नंबर 4 क्या है? चेकिंग रेफरेंसेस। नंबर 6 प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। नंबर 6 में क्या है? प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। नंबर 7 में है फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल या मेडिकल एग्जामिनेशन। नंबर 8 में है अपॉइंटमेंट लेटर। एंड लास्ट में है इंट्रोडक्शन इंडक्शन इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ अ वर्क। क्लियर है? ये टोटल 9 पॉइंट्स है। अब ये 9 पॉइंट्स में क्या पॉसिबल है, तो सबसे पहले स्टार्ट से करते हैं ताकि आप स्टोरी जब मैं बताऊं आपको तो आप उसको समझ पाओ। ये स्टोरी है उस समय की जब मैं एसडी जैन में इंटरव्यू देने के लिए गया था। हमारे सूरत में एक स्कूल है एसडी जैन इंटरनेशनल स्कूल, और मैं वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गया था बहुत पहले। तो वहां पे क्या सिचुएशन हुई तो मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। जैसे हुआ क्या कि मेरा मन किया कि चलो अब स्कूल में भी ट्राई करते हैं, थोड़ा कॉलेज वालों का तो बहुत हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुई, आपको बात पता है। मेरा नेट और जीसेट 2 बार जीसेट क्लियर है, 1 बार नेट क्लियर है, हो सकता है 1-2 बार और नेट क्लियर कर लूँ मन करे तो वो तो बात की बात है। तो हुआ क्या था कि मैं सोचा कि चलो एसडी जैन स्कूल में जाके एक बार अप्लाई करते हैं, एक बार देखते हैं कि स्कूल के बच्चों के साथ एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो ध्यान से सुना, जब मैं स्कूल में गया
तो सबसे पहले जैसे गेट से मैंने एंटर किया, तो गेट से थोड़ा सा गया, उसके बाद राइट साइड में एक रिसेप्शन था। मैं वहां पे गया तो पहली मैडम ने बोला कि कुछ सॉरी सर आपको किससे मिलना है, ऐसा सवाल उन्होंने किया कि आपको किससे मिलना है। तो मैंने बोला मैम यहाँ पे मैं जॉब के लिए आया था। तो अब ध्यान से सुनना। फिर उन्होंने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने कहा मैम अकाउंट्स के लिए। ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या कि सबसे पहले जब मैं एंटर किया तो रिसेप्शन पर ही मुझसे सवाल पूछ लिया गया, मैं क्यों आए हो, किससे मिलने आया हूँ, क्या काम है, ऐसे सवाल कर लिए। बात समझ में आया? और ये सवाल मुझसे किसने किया था? रिसेप्शन पे ही किया था। मतलब ये है, अगर मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट बोलता जो वहां पे नहीं चलता है या ऑलरेडी वहां पे टीचर्स होते तो मेरे को पहले ही भगा देते, सॉरी सर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी नहीं, आप जा सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये हमारा काम होता है, वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग, जो बेसिकली किससे होता है, 99.99% चांसेस होगा कि आपको रिसेप्शनिस्ट को ही झेलना पड़ेगा। राइट, क्लियर है इतना? तो मैंने क्या कहा कि जब मैं स्कूल में गया तो सबसे पहले मुझे रिसेप्शन पे बुलाकर सवाल पूछा गया। क्लियर है? जब मैंने कहा ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं, तुमको लगा ठीक है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भैया अपना रिज्यूमे तो दे दो। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? भैया नहीं बोला था वैसे तो, उन्होंने बोला कि सर आपका रिज्यूमे, आपका सीवी। तो मैंने अपना रिज्यूमे और अपना सीवी उनको पकड़ा दिया। ध्यान से सुनना। अब उस सीवी रिज्यूमे से क्या पता चलेगा? एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल ऑफ द कैंडिडेट, जो ये हमारा पॉइंट है। यानी दो बातें कही, मैं गया गेट पे, मतलब स्कूल में गया, पहले रिसेप्शन मिली तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लिया, तो उसको सेकंड पॉइंट क्या होगा? रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है इतना? उसके बाद जैसे ही उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लिया तो मुझे एक रूम में बैठने के लिए कहा गया, और उस रूम में जब मैं बैठा तो वहां पे मुझसे ना कुछ लिखवाया गया था। ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखवाए गए थे, यानी एक तरह से मेरा टेस्ट हुआ था, कुछ क्वेश्चन था उसमें, 10-15 क्वेश्चन थे और मेरा टेस्ट हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? टेकिंग नेसेसरी टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? टेकिंग नेसेसरी टेस्ट। पहले इसको वापस रिवाइज करते हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैं एसडी जैन कॉलेज, सॉरी एसडी जैन स्कूल में मैं जॉब के लिए गया था, तो मुझे रिसेप्शन पे ही पूछा गया था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा एप्लीकेशन मांगा था। उसके बाद मुझे एक रूम में बैठने के लिए कहा था, वहां पे एक हॉल था ऐसे, वहां पे बैठने के लिए, और वहां पे बहुत सारे और भी ऑलरेडी बैठे हुए थे। राइट, तो वहां पे मेरा एक छोटा सा टेस्ट लिया, मुझे फॉर्म दिया, वो फिल करने के लिए बोला। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बुलाया गया अंदर। ठीक है, मुझे अंदर बुलाया गया और वहां पे मेरा हुआ छोटा सा एक इंटरव्यू, जो था बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू विद द प्रिंसिपल। राइट, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए, मतलब उन्होंने, उनका सवाल था, मेरा जवाब था। क्लियर है? तो अब ध्यान से सुना। पहले मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं रिसेप्शन पे गया, उन्होंने रिसेप्शन पे मुझसे पूछा, तो पहला क्या हो जाएगा? वेलकमिंग प्राइमरी मीटिंग। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा एप्लीकेशन मांगा, यानी जो मेरा सीवी था, रिज्यूमे था, वो मांगा, यानी रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद एक मेरा छोटा सा टेस्ट लिया, यानी टेकिंग नेसेसरी टेस्ट। उसके बाद क्या हुआ? इंटरव्यू के लिए मुझे भेज दिया प्रिंसिपल के ऑफिस में। राइट, तो वहां पे जब गए तो इंटरव्यू तो लिया ही लिया, उन्होंने साथ में ये भी चेक किया, उन्होंने मुझसे ये पूछा आपको यहाँ किसने भेजा है, या किसने आपको बताया कि यहाँ पे वैकेंसी है। ध्यान से सुना, ये बात मुझसे पूछा था कि आपको यहाँ किसने भेजा है और आपको कैसे पता चला यहाँ वैकेंसी। तो मैंने कहा कि एक्चुअली सर मेरी एक स्टूडेंट है, आपकी स्कूल में ही पढ़ती है, उसने कहा कि सर हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, एक बार आप आके प्लीज ट्राई कर लो ना। तो ये हो गया मेरा चेकिंग रेफरेंसेस। राइट, मेरा रेफरेंस क्या था? मेरा रेफरेंस था मेरी स्टूडेंट। राइट, लेकिन कंपनीज में क्या होता है? कंपनीज में वो आप किस मतलब इससे पहले आप कहाँ काम करते थे उसके बारे में पता करेंगे। यानी लिखा है ना यहाँ पे, देखो, हिज प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज टू गेट एन आइडिया ऑफ करेक्ट सिचुएशन। राइट, अब मेरा रेफरेंस किसने दिया था, मतलब मुझे किसने बोला था? मुझे मेरी स्टूडेंट ने बोला था। क्लियर है? उसके बाद वहां पर क्या होगा? प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होगा। मतलब ठीक है, इंटरव्यू ले लिया, रेफरेंस चेक कर लिया, हाँ रेफरेंस भी सही है, तो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होगा। मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला कि भाई देखो हमारे यहाँ पे इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं। अब ऐसा नहीं होता कि वो एक इंसान को सिलेक्ट करते हैं, वो 3-4 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। राइट, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। मतलब मेरे साथ और भी वहां पे थे, 5 से 6 लोग आए थे, तो उसमें से उन्होंने 3 लोगों को सिलेक्ट किया था। राइट, तो ये क्या था? प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। अब स्कूल है तो स्कूल में मेडिकल टेस्ट नॉर्मली होता नहीं है, पर अगर वही कंपनी होता या कोई ऑफिस हो रहा होता या जैसे कोई कहते हैं ना अदर काम होता, टीचिंग के अलावा अदर काम होता, तो वहां पे जरूर मेडिकल एग्जामिनेशन होता कि भाई सामने वाला जो पर्सन है वो प्रॉपर हेल्थी है या नहीं है, या सिचुएशन को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, वो जरूर चेक करवाते। राइट, पर स्कूलों में ऐसा होता नहीं था। लेकिन आप मान लो कि मेरा मेडिकल टेस्ट भी करवा लिया उन्होंने कि भाई ये पर्सन हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, इतना सब हो गया, उनको लगा कि हाँ मतलब ये हेल्दी वाला, इसको ऐसे समझ लो, उन्होंने मेरा डेमो ले लिया। राइट, फिजिकल एग्जामिनेशन के बदले में उन्होंने मेरा डेमो ले लिया कि भाई ये फिजिकली पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता, और एक्चुअली में डेमो हुआ नहीं था। उसके बाद एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है यू आर सिलेक्टेड।
राइट, जो मुझे नहीं मिला था वो अलग बात है। फिर लास्ट में क्या होगा, जब आप अगले दिन आओगे तो क्या होगा, अपने अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जब आओगे तो वहां पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको क्या काम करना है, आपको कौन कौन से लोगों के साथ काम करना है, आपका कलीग कौन है, स्कूल में कौन से बच्चे, मतलब आपकी 12th वाली क्लास कौन सी, 11th वाली क्लास कौन सी, लाइब्रेरी कहाँ है, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं। मतलब हो गया इंडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ अ वर्क। क्लियर है, समझ में आया? तो ये जो मैंने छोटी सी स्टोरी बताई है, अब स्टोरी को वापस रिवाइज करो। सबसे मैंने पहले क्या बोला था कि मैं गया कहाँ पे गया, एसडीएन इंटरनेशनल स्कूल में गया। जब स्कूल में गया तो मुझे रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया, तो वो गया वेलकमिंग इन प्राइमरी मीटिंग। रोकने बाद उन्होंने मुझसे पूछा क्यों, काहे, कैसे आए हो यहाँ पे, यानी जो आपका यहाँ पे पॉइंट है कि सुटेबल है कि नहीं है, वो सारी चीजें वो वहाँ पे चेक कर लेंगे, राइट। उसके बाद जब उन्होंने सारी चीजें पूछताछ कर ली तो उन्होंने बोला भाई कि अपना भैया एप्लीकेशन तो दे दो। तो एप्लीकेशन का मतलब जो यहाँ पे तुम लेकर आए हो, रिज्यूमे जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका पूरा डिटेल है, वो हमें दे दो, राइट। या कई बार होता है वो खुद भरवाते हैं, तो उन्होंने मुझे दिया, जिसको हम नाम क्या दिया, रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। इतना क्लियर है? उसके बाद मुझे क्या किया है भाई, रूम में बिठा दिया, उन्होंने बोला कि जाओ ये फॉर्म भर के आओ और इसमें देखो जो भी क्वेश्चंस के आंसर थे, मतलब कुछ उसमें आंसर मतलब क्वेश्चंस थे और उसका मुझे आंसर्स लिखना था, कि मतलब देखना था भाई कैसे है क्या है। उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे, स्टूडेंट से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो वो हो गया टेकिंग नेसेसरी टेस्ट। जब मैंने वो फॉर्म फिल करके दे दिया तो मुझे ऑफिस में बुलाया गया, यानी जो प्रिंसिपल ऑफिस था, और वहां पे मुझसे कुछ क्वेश्चन आंसर किए गए, यानी पर्सनल इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं सवाल जवाब किया गया। तो वो क्या था, हमारा पर्सनल इंटरव्यू। फिर उन्होंने मुझसे अचानक से ये पूछा कि भाई आपको ये बताया किसने है, यहाँ का रेफरेंस किसने दिया, राइट। तो मैंने बताया मेरी पुरानी स्टूडेंट ने दिया है, राइट। तो वो हो गया चेकिंग रेफरेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब रेफरेंसेस चेक कर लिया, तो मैं अकेला हूँ नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो हम में से कुछ लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया, जिसको बोलेंगे प्राइमरी सिलेक्शन। उसके बाद हमसे क्या लिया गया, डेमो क्लासेस लिया गया। डेमो क्लासेस का मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या लिया गया था हमसे, डेमो। डेमो का मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन। इतना होने के बाद जब उनको सब कुछ अच्छा लगा तो उन्होंने मेरे हाथ में क्या पकड़ा दिया, अपॉइंटमेंट लेटर, और बोला अगले दिन आ जाना। जब मैं अगले दिन गया तो वहां पे मुझे सारी चीजें वहां के स्कूल के बारे में बताया गया, एम्प्लॉइज के बारे में बताया गया, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्लास 12 कहाँ है, क्लास 11 कहाँ है, बॉयज की क्लास कहाँ है, गर्ल्स की क्लास कहाँ है, यार अदर स्कूल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे नेक्स्ट डे दी गई थी, राइट। तो वो हो गया इंडक्शन इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ अ वर्क। क्लियर है इतना? तो ये दो स्टोरी मैंने बताई है। आई होप कि आपको दोनों ही आंसर्स याद हो गए और आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे किस तरह से आपको पॉइंट्स को समझना है। देखो जब आप स्टोरीज बनाते हो ना, तो ऐसा नहीं कि हेड पॉइंट्स को निकाल दो, हेड पॉइंट्स को दिमाग में रखना जरूरी है। और ये जो आईक्यू टेस्ट, सॉरी ये टेकिंग नेसेसरी टेस्ट था ना, इसमें ऐसे समझ लो आपसे एक फॉर्म बनाया गया था जिसका नाम था पति। एक मिनट, एक फॉर्म भरवाया गया था जिसका नाम क्या था, पति। अब बोलोगे सर हम लोग पति क्यों बने, हम पति, ठीक है। तो ये पति क्या है वो समझो। मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा, एक है पर्सनल, सॉरी साइकोलॉजिकल, ध्यान से सुनना, एप्टीट्यूड, ट्रेड, और इसके बाद है आईक्यू। हो गया ना पति, ध्यान से देखो, साइकोलॉजिकल, एप्टीट्यूड, ट्रेड, और लास्ट में है आपका आईक्यू टेस्ट। क्लियर है? तो ये हो गया टेकिंग नेसेसरी टेस्ट में आपसे पति नाम का फॉर्म भरवाया था, ऐसे याद रखना। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा एसडी जैन इंटरनेशनल स्कूल का पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया, यानी कि आंसर, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। बात समझ में आया? तो ये दो आंसर्स है जो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से याद करना होता है। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ आंसर्स में ऐसे हेड पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर जब हेड पॉइंट्स नहीं है तो उनको कैसे याद करें, यानी विदाउट हेड पॉइंट्स के याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, कैसे याद करें, अब ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, कुछ आंसर्स दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्यों कैसे करना है। और वो है ये वाला, ये रहा, 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम, जो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम। अब इसका कैसे आंसर याद रखोगे, सबसे पहले ध्यान से देखोगे 3 है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट उससे बड़ा है, स्टेट उससे बड़ा है नेशनल। क्लियर है? अब इसका मैं आपको एक आंसर दिखाता हूं, ठीक है, एक सेकंड वेट करो, मैं आपका आंसर दिखाता हूं कि मैंने ये चार्ट इसका किस तरह से बनाया है। और इसी तरह से जब आपके हेड पॉइंट्स ना हो तो आप चार्ट बना के उसको याद कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड बस वेट कर लो। सॉरी, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर हो गया ये साइड में, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक आंसर है, टॉपिक का नाम है 3 टायर रिड्रेसल, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, 3 टायर रिड्रेसल। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना एक पेज में है, वो मैंने यहाँ पे एक छोटे से चार्ट में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो होगा क्या,
कि इतना ही आपको याद रखना, लेकिन लिखना तो पूरा ही पड़ेगा ना। तो लिखने के लिए आपको पहले एक बार पूरा डिटेल पता होना जरूरी है। मतलब ये है कि आपको पहले ये एक बार रीड करना पड़ेगा। मैंने एक बार रीड किया और उसके बेस पे मैंने कुछ चीजें यहाँ पे नोट कर ली है। इट मे बी पॉसिबल कुछ चीजें छूट गई हो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में नोट किया था। अब कि भाई आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे बनाया है कि अपने पास टोटल 3 लेवल है। पेन थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं बेटर ब्लैक में। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है, एक स्टेट लेवल है और एक नेशनल लेवल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की। ध्यान से सुना, पहले मैंने क्या बोला, किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही लेवल की जो बोलते हैं ना स्ट्रक्चर है, वो कौन बनाता है, वो बनाता है स्टेट वाले। यानी कि हर स्टेट में ये दो चीजें होती है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, और उसका कामकाज कौन देखता है, वो स्टेट वाले देखते हैं। और दोनों ही लेवल में, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट दोनों ही लेवल में 3-3 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। और दोनों में ही ये सेम है, एक पर्सन होगा एज अ प्रेसिडेंट और एक पर्सन होगी एज अ वुमेन। मतलब कोई एक होगा जो वुमेन में होगी और थर्ड कोई भी हो सकता है। मतलब 3 लोग होंगे। एक ऐसा बंदा जिसको तुम प्रेसिडेंट बना सको, दूसरा ऐसा कोई जो एक वुमन हो, ताकि एटलीस्ट अगर कोई वुमन कंप्लेन जाए तो उसके लिए रिड्रेसल मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन कर सके। थर्ड वाला कोई भी होगा चलेगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों में ही सेम है। अब क्वेश्चन है कि दोनों में तब डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो लेस देन 20 लाख के लिए होता है। यानी कितने, 20 लाख रुपए से कम होगा तब आप जा सकते हो कहां पे, तब आप जा सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम होगा तो कहां जा सकते हो, स्टेट लेवल में। क्लियर है, बाकी प्रोसीजर सेम है। दोनों में ही क्या होगा कि कोर्ट के पास जब सामने बात जाएगी, कोर्ट दोनों पार्टीज होती हैं, दोनों पार्टीज का पूरा सुनेगा, राइट, उसके हिसाब से जजमेंट देगा। अगर ऐसा लगता है कोर्ट को कि भाई प्रोडक्ट टेस्ट करवाना जरूरी है, तो क्या करेगा, जो कोर्ट है वो प्रोडक्ट टेस्ट के लिए ऑर्डर देगा, भाई जाके इस प्रोडक्ट का टेस्ट करवा के आओ, क्यों, कैसा क्या हुआ। उसके हिसाब से दोनों के दोनों अपना जजमेंट देते हैं, मतलब स्टेट वाले भी और डिस्ट्रिक्ट वाले भी। क्लियर है, जो दोनों की बात, यानी दोनों पार्टीज की बात सुनेंगे कि जो एक प्रॉब्लम जिसने फेस किया है और एक जिसके ऊपर केस हुआ है, दोनों पार्टीज की बात सुनेंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, देखेंगे सिचुएशन को। और अगर वो फिर उसके बाद अपना जजमेंट देंगे, और जजमेंट से अगर मान लो कोई सेटिस्फाई नहीं है, जैसे मान लो जिसने कंप्लेन किया वो सेटिस्फाई नहीं है, या जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ था वो सेटिस्फाई नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट वाले से वो कहाँ जा सकते हैं, स्टेट में जा सकते हैं। स्पेलिंग मैंने रॉन्ग कर दी है। उसके बाद वो कहाँ जा सकते हैं, स्टेट में जा सकते हैं। वो भी कब, विद इन 30 डेज। क्लियर है, याद रखना। और इन अ सेम वे अगर स्टेट वाला परेशान हो गया, उसको नहीं अच्छा लगा, तो वो क्या कर सकता है, वो भी जा सकता है नेशनल लेवल पे। वो भी कब, विद इन 30 डेज। चल क्लियर है इतना। तो ये था डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का। उसके बाद आ गए नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल में याद रखना है कि नेशनल लेवल का स्टैब्लिशमेंट किसने किया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स है, 5 मेंबर्स है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाले में कितने मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे। बट नेशनल वाले में कितने मेंबर्स है, 5 मेंबर्स है। उसमें से एक होगा एज अ प्रेसिडेंट, बाकी के 4 अलग होंगे। और उस 4 में से भी एक क्या होगी, वुमन होगी। ये तो कॉमन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोल दिया है कि जो प्रेसिडेंट होगा बेसिकली वो क्या होगा, एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा। क्या होगा, एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा। उसके बाद अब इसमें क्या है, इसमें कंप्लेन कितने लेवल के लिए होता है, तो इसमें मोर देन 1 करोड़ का जब प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे कंप्लेन होता है। कहाँ पे कंप्लेन होता है, नेशनल लेवल पे। क्लियर है, जैसे स्टेट वाले से सेटिस्फाई नहीं हुए, नेशनल वाले से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो तुम भाई यहाँ पे जाके बोल सकते हो। और यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे भी सेम क्या होगा कि वो दोनों की सुनेगा, मतलब कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज की बात सुनेगा। फिर कोर्ट को जैसा लगेगा वो प्रोडक्ट टेस्ट करवाने के लिए देगा, फिर उसके बेस पर अपना जजमेंट देगा। इन केस मान लो फिर से किसी को बुरा लगा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो ये था तुम्हारा 3 टायर रिड्रेसल पॉइंट। और इसमें हेड पॉइंट्स नहीं थे, फिर भी मैंने आपको कैसे शॉर्ट में चार्ट में बता दिया। तो मेन वही आपको याद रखना है कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस को, आंसर्स को रीड करते हो, तो 3 चीजें हैं आपके पास, मतलब 2 चीजें आपके पास है, एक विदाउट पॉइंट्स और एक विद पॉइंट्स। जो विद पॉइंट्स है उसमें स्टोरी बना लो, और जो विदाउट पॉइंट्स है उसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें कहीं लिख लो, फिर उसी को बार बार रिवाइज करो। समझ में आया, क्लियर है। फिलहाल आपके पास टाइम बहुत है, ऐसा नहीं कि टाइम कम है। एक दिन पूरा पढ़ा, एक दिन 1.5 डेज, मतलब आज का पूरा दिन और कल का आधा दिन, राइट। और आधा दिन मतलब सुबह 12 साढ़े 12 तो आप पढ़ ही सकते हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टिक करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से रीड कर लेना। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, यानी जैसा भी है, जो भी अच्छा बुरा आप मुझे जरूर बताएं। इसके पीछे मेरी मेहनत थोड़ी बहुत लगी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अच्छा या बुरा जो भी है आप वो मुझे बताने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।